नमस्कार दोस्तों, थिंक गाइस में आप सभी का स्वागत है। आज हम सी सेट का इंटरपर्सनल स्किल एंड कम्युनिकेशन टॉपिक देखने जा रहे हैं। यह उत्तर प्रदेश परीक्षा प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2023 के लिए बहुत उपयोगी है। ये एक मॉक टेस्ट है। इसमें हम एक क्वेश्चन देखेंगे, उसके चार ऑप्शंस होंगे, उसमें से एक आपको सिलेक्ट करना है। इसमें बगल में हिंदी लिखी है, राइट साइड में इंग्लिश है। मैं इंग्लिश को पढ़ूंगा, आप हिंदी उसके बगल में देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ हिंड्रेंस टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन में हिंड्रेंस कौन सा नहीं है? तो इसका आंसर होगा कलर नहीं है, बाकी सब हिंड्रेंस होंगे, नॉइज, कल्चर एंड लैंग्वेज। अगला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ ड्रेस कोड कम्युनिकेशन। ड्रेस कोड कम्युनिकेशन का क्या एग्जाम्पल है? तो ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है, बाकी वर्बल कम्युनिकेशन होते हैं, स्पोकन, ओरल, रिटन। फिर अगला है, बैकग्राउंड क्यूज डिस्टॉर्शन एंड डिस्ट्रैक्शन ड्यूरिंग कम्युनिकेशन इज रिकॉग्नाइज्ड एज। तो इसमें नॉइस होगा, शोर आएगा। तो पृष्ठभूमि संकेतों, विकृति और व्याकुलता को जाना जाता है शोर से संचार के दौरान। बाकी क्या है, लाउड साउंड है, फीडबैक है, रिसिपिएंट है, ये बाकी के ऑप्शन है। अगला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ग्रुप डिसीजन। तो कौन सा इसमें ग्रुप डिसीजन की करेक्टरिस्टिक्स नहीं है? वन ब्रेन इज़ बेटर देन टू। तो एक ब्रेन दो से बेहतर है, ये करेक्टरिस्टिक्स नहीं है। बाकी कौन कौन सी हैं? ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द डिसीजन, निर्णय लेने के लिए संयुक्त जिम्मेदारी। एक्टिव इंटरेक्शन अमंग ग्रुप मेंबर्स, समूह के सदस्यों के बीच सक्रिय अन्योन्य क्रिया। कंसेंसस अमंग ऑल द मेंबर्स, सभी सदस्यों के बीच सहमति यानी मतैक्य। अगला है, व्हाट इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द राइटिंग अ प्रेस रिलीज। तो सही सीक्वेंस बताना हमें। तो पहला है व्हाट हैपेंड, सेकंड है हु डिड दिस, तीसरा है टाइटल, चौथा है व्हेन डिड दिस हैपन। तो सबसे पहले टाइटल आएगा, फिर टाइटल के बाद कौन सा आना चाहिए? टाइटल के बाद आएगा आपका व्हेन डिड दिस हैपन, फिर इसके बाद आएगा व्हाट हैपेंड, फिर उसके बाद हु डिड दिस। नहीं नहीं नहीं, गड़बड़ हो गया। सबसे पहले टाइटल आएगा, फिर टाइटल के बाद आएगा आपका व्हाट हैपेंड, क्या हुआ था, फिर उसके बाद आएगा व्हेन डिड दिस हैपन, कब हुआ था, और सबसे लास्ट में आएगा हु डिड दिस, किसने किया था। तो हिंदी में देख लेते हैं। सबसे पहले शीर्षक आएगा, उसके बाद हम देखेंगे कि क्या चीज़ हुई थी। सबसे पहले किसी घटना के बारे में अगर आप बता रहे हैं तो सबसे पहले पता करेंगे कि उसका टाइटल क्या है, वो घटना क्या है। फिर उसके बाद ये देखेंगे हम कि क्या हुआ था, फिर उसके बाद ये देखेंगे कि कब हुआ था, फिर उसके बाद देखेंगे किसने किया था, तो सबसे लास्ट में देखेंगे किसने किया था। अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ द मेन फीचर ऑफ डेल्फी टेक्निक इन मेकिंग ग्रुप डिसीजन। तो ग्रुप डिसीजन के लिए डेल्फी टेक्निक की क्या विशेषता है? तो इसका आंसर होगा रिटन कम्युनिकेशन। तो रिटन कम्युनिकेशन होता है डेल्फी टेक्निक में। बाकी क्या ऑप्शन थे आपके? फेस टू फेस कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन, ऑप्शन कम्युनिकेशन। हिंदी आप बगल में देख सकते हैं इनकी। अगला है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ स्किल ऑफ इंटरपर्सनल स्किल और इंटरपर्सनल इंटरेक्शन। तो इंटरपर्सनल इंटरेक्शन में कौन सी स्किल नहीं है इनमें से? तो इनमें से एडमिनिस्ट्रेटिव पावर स्किल नहीं है इंटरपर्सनल इंटरेक्शन में। तो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर का ज़रूरी नहीं कोई रोल हो इंटरपर्सनल इंटरेक्शन में। पॉजिटिव थिंकिंग का होता है, सकारात्मक सोच होती है, तभी इंटरपर्सनल इंटरेक्शन अच्छा होगा। एक तरीके की स्किल है ये। परसेप्शन, तदनुभूति, आपका परसेप्शन कितना अच्छा है, कैसे आप सोच पाते हो, किसी चीज़ को पकड़ पाते हो, तो वो चीज़ भी आपका इंटरपर्सनल इंटरेक्शन में एक स्किल के तरीके से काम करेगी। फिर मैनर से आपका शिष्टाचार कैसा है, ये चीज़ भी आपकी एक स्किल है इंटरपर्सनल इंटरेक्शन में। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर स्किल नहीं है इंटरपर्सनल इंटरेक्शन में। ये आपका प्रभाव हो सकता है, इफ़ेक्ट हो सकता है, लेकिन स्किल नहीं हो सकती। प्रेस विज्ञप्ति किस प्रकार का संचार है? व्हाट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज़ अ प्रेस रिलीज। तो प्रेस रिलीज सीधा सीधा है, पब्लिक है, सार्वजनिक होता है। बाकी के ऑप्शन है इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, नन ऑफ दीज। अंतर्वैयक्तिक, अंतःवैयक्तिक और इनमें से कोई नहीं, ये तीनों गलत है।
अगला है द पर्सन रिसीविंग द मैसेज आस्क हिमसेल्फ अ बेसिक क्वेश्चन। तो इसमें कौन सा है? पहला है इज़ द पर्सन गिविंग द मैसेज ट्रस्टवर्दी एंड ऑनेस्ट। दूसरा है डज द सोर्स नो एनीथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। इसमें से सही बताना है, तो इनमें दोनों ही सही होंगे। संदेश प्राप्त करने वाले व्यक्ति स्वयं से मूल प्रश्न पूछते हैं, क्या व्यक्ति जो संदेश दे रहा है विश्वसनीय और ईमानदार है? क्या स्रोत विषय के बारे में कुछ जानता है? तो इसमें क्या होगा? दोनों ही होंगे। अगला क्या है हमारा? द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंटरपर्सनल स्किल ऑफ अ पर्सन टू वर्क विद अदर इज़ हिज। क्या कहलाएगी ये? इसकी एबिलिटी कहलाएगी। दूसरों के साथ काम करने के लिए किसी व्यक्ति का सबसे महत्वपूर्ण पारस्परिक कौशल है उसकी क्षमता। बाकी क्या है? अवेलेबिलिटी, इससे कोई मतलब नहीं है। स्टेटस, पावर मोड, ये सब फालतू की चीज़ें। तो अगर आप किसी व्यक्ति के साथ काम कर रहे हो तो व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंटरपर्सनल स्किल ऑफ अ पर्सन टू वर्क विद अदर्स? क्या होनी चाहिए? उसकी एबिलिटी। जितनी अच्छी एबिलिटी होगी उतना अच्छी तरीके से काम होगा, उतनी अच्छे रिलेशन बनेंगे। बाकी अवेलेबिलिटी एक कंडीशन हो सकती है और स्टेटस उसका वो भी एक कंडीशन हो सकती है, पावर मोड भी एक कंडीशन हो सकती है। लेकिन इंटरपर्सनल स्किल में किसी पर्सन के साथ काम करने के लिए उसकी एबिलिटी, उसकी क्षमता ही सबसे महत्वपूर्ण भाग होती है। अगला क्वेश्चन है क्वालिटी ऑफ कम्युनिकेशन डिपेंड्स ऑन। तो इसमें क्या होगा? इसमें होगा कंसाइजनेस, संक्षिप्ति। तो संचार की गुणवत्ता निर्भर करती है संक्षिप्ति से। तो कोई भी कम्युनिकेशन हो रहा है उसकी क्वालिटी कैसे, किस चीज़ पर डिपेंड करेगी कि कितना शॉर्ट है, कितना संक्षिप्त है, कितना सार दे रखा है। तो कोई चीज़ सार में होगी, किसी चीज़ का पूरा आपने निचोड़ प्रस्तुत कर दिया किसी के सामने, तो उतना अच्छा कम्युनिकेशन होगा। बाकी क्या ऑप्शन है? फैक्चुअल करेक्टनेस, तथ्यात्मक शुद्धता, एक पार्ट हो सकता है लेकिन क्वालिटी के बारे में नहीं कहता है। कर्टियसनेस, शिष्टता, सुसंगत, कोहेरेंस, ये जो कुछ हैं ये पार्ट है। कोहेरेंस है, सुसंगत है, आप किसी के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो कोहेरेंस बन रहा है। कर्टियसनेस है, शिष्टाचार है दोनों के बीच में, तथ्यात्मक शुद्धता है, दोनों के तथ्य सही हैं। तो ये एक पार्ट हो सकता है कम्युनिकेशन का, लेकिन ये संचार की गुणवत्ता को प्रभावित नहीं करते। सर, जो क्वालिटी ऑफ कम्युनिकेशन होता है वो सबसे ज़्यादा संक्षिप्ति, कंसाइसनेस पर, निचोड़ पर डिपेंड करती है। ट्रैफिक साइन बोर्ड्स वुड बी, जो ट्रैफिक के साइन बोर्ड होते हैं वो क्या होते हैं? तो वन वे कम्युनिकेशन होते हैं। सीधी सी बात है, ट्रैफिक साइन बोर्ड में 3 बत्तियां होती हैं तो वन वे कम्युनिकेशन है। रेड लाइट रुक जाओ, येलो लाइट आप थोड़ी देर रुक करके जाना या थोड़ा धीमे जाना, फिर आपकी ग्रीन लाइट आप आसानी से चले जा सकते हैं। तो बाकी के ऑप्शन क्या है जो गलत है? वर्बल कम्युनिकेशन, मौखिक संवाद, 1-to-1 कम्युनिकेशन, एक से एक संचार, मैनी टू मैनी कम्युनिकेशन, कई से कई संचार, ये सब नहीं होता, वन वे कम्युनिकेशन होता है। अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ कम्युनिकेशन। निम्नलिखित में से कौन सा संचार की गुणवत्ता को प्रभावित नहीं करता है? तो इसमें आपका क्या होना चाहिए? ड्यूरेशन, अवधि। बाकी के ऑप्शन है हाथ इशारे, हैंड जेस्चर, पोलाइटनेस, शील आवाज़ और पिच, उतार चढ़ाव। तो ये आपकी कम्युनिकेशन को इफ़ेक्ट कर सकते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ कम्युनिकेशन। तो जो गुणवत्ता है उसको प्रभावित ड्यूरेशन नहीं करती है। हैंड जेस्चर गुणवत्ता को प्रभावित कर सकता है कि हाथ के जो तरीके हैं, आपका जेस्चर है हाथ का, तो आप किस तरीके से किस चीज़ को इंगित करते हैं। जैसे आप बधिरों के लिए जो समाचार पत्र, जो समाचार आते हैं, बुलेटिन्स आती हैं, तो उसमें हाथ के जेस्चर और मुंह के जेस्चर पर ही ज़्यादातर फोकस होता है। पोलाइटनेस, जितना शिष्टाचार होता है तो कम्युनिकेशन अच्छा हो सकता है पोलाइटनेस से, लेकिन कंसाइजनेस और ड्यूरेशन, जितना कम ड्यूरेशन होगा, जितना ज़्यादा कंसाइजनेस होगा, उतना ज़्यादा आपका अच्छा कम्युनिकेशन होगा। लेकिन ये जो ड्यूरेशन है कि आपकी कितनी ड्यूरेशन है वो क्वालिटी ऑफ कम्युनिकेशन को प्रभावित नहीं करती है। पिच क्वालिटी ऑफ कम्युनिकेशन को प्रभावित कर सकती है कि पिच ज़्यादा है, कम है, तो क्वालिटी में डिफ़र कर सकता है पिच से।
पोलाइटनेस से क्वालिटी डिफ़र कर सकती है, हैंड जेस्चर से क्वालिटी डिफ़र कर सकती है कम्युनिकेशन की, लेकिन ड्यूरेशन से क्वालिटी डिफ़र नहीं करेगी, ऐसा यहाँ पे कहना है। अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट यूज टू एक्सप्रेस इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। तो निम्नलिखित में से किसका प्रयोग अंतर्व्यक्तिक संबंध व्यक्त करने में नहीं किया जाता है? तो किसका नहीं किया जाता? लाइफ स्किल का नहीं किया जाता, जीवन कौशल का नहीं किया जाता। पीपल स्किल का तो किया ही जाता है, सीधी सी बात है, लोक कौशल है। लोग होंगे तभी आपका इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होगी। सॉफ्ट स्किल्स होती है, जैसे विदेशों में किसी भी देश की एक सॉफ्ट स्किल बहुत बड़ी चीज़ होती है, तो सॉफ्ट पावर कहलाती है, सॉफ्ट स्किल कहलाती है। फिर है ऑर्गेनाइजेशनल स्किल, संगठनात्मक कौशल। ये भी एक बड़ी चीज़ होती है कि ऑर्गेनाइजेशनल स्किल है कि कोई, जैसे टाटा है, टाटा एक ऑर्गेनाइजेशन, एक ब्रांड है, तो उसकी एक ऑर्गेनाइजेशनल स्किल होती है कि टाटा का नाम ही है तो वहाँ से जुड़ा हुआ है कि टाटा एक भरोसेमंद चीज़ है। तो इसके आगे हम देखते हैं इंटरपर्सनल स्किल्स रिक्वायर्स दैट, अंतर्व्यक्तिक कौशल के लिए आवश्यक है। क्या है आवश्यक? तो इसमें होगा आपका वन कैन कम्युनिकेट इफ़ेक्टिवली इन एनी लैंग्वेज, व्यक्ति किसी भी भाषा में प्रभावी ढंग से संप्रेषण कर सके। सीधी सी बात है, इंटरपर्सनल स्किल है आपके पास, तो सबसे महत्वपूर्ण कम्युनिकेशन में भाग क्या होता है कि आप अच्छी तरीके से किसी भी लैंग्वेज में आप बात कर सकें। आपको बात एक आदमी से दूसरे आदमी तक पहुंचानी है, तो आपकी बात इनकोड होगी, फिर डिकोड होगी, तो सामने वाला समझ रहा है अगर आपकी बात को, तो लैंग्वेज मैटर नहीं करती। इशारों में भी बात होती है, डांस में भी बात होती है, भाव भंगिमा, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहलाता है। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं, तो इसमें आपका वन कैन कम्युनिकेट इफेक्टिवली इन एनी लैंग्वेज। बाकी के ऑप्शन है जो गलत है। व्यक्ति को अंग्रेजी, हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं का ज्ञान हो। द पर्सन शुड हैव नॉलेज ऑफ इंग्लिश, हिंदी एंड वन अदर इंडियन लैंग्वेज। तो ये तो सरासर गलत है, लैंग्वेज से मैटर ही नहीं करता कि आपको पर्टिकुलर लैंग्वेज आती हो। फिर दूसरा है द पर्सन शुड हैव नॉलेज ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेजेस, तो ज़रूरी नहीं दुनिया भर के लोगों को इंग्लिश और हिंदी आती हो। तीसरा है द पर्सन शुड हैव नॉलेज ऑफ एनी लैंग्वेज, तो ये भी ज़रूरी नहीं कि जो आपको लैंग्वेज, जानवर और इंसान में बात ज़रूरी नहीं लैंग्वेज से ही होती हो, इशारों में भी होती है, प्रैक्टिस से भी होती है। जो आप किसी चीज़ को प्रैक्टिस करते हो उसको देख देख करके जानवर भी सीख जाते हैं। या कुछ जानवरों की ट्रेंड होते हैं कि उनको कोई भी व्यक्ति है उसी तरीके से इशारे करेगा तो वो जानवर उसके पास आएगा। तो वो क्या है, जानवर और इंसान के बीच की भाषा है। तो ये बोलने की भाषा पर, लैंग्वेज पर डिपेंड नहीं कर रही है। अगला क्या है, द मोस्ट अप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ इंटरपर्सनल स्किल इज़, अंतर्व्यक्तिक कौशल की सर्वाधिक उपयुक्त परिभाषा कौन सी है? तो 16वें में आपका आंसर होना चाहिए, क्या होगा, हाउ डज़ अ पर्सन कम्युनिकेट हिज थाट्स, एक व्यक्ति अपने विचारों को किस प्रकार संप्रेषित करता है। तो यही आंसर होगा इसका, 16वें का ए। द अप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ इंटरपर्सनल स्किल इज़ हाउ डज़ अ पर्सन कम्युनिकेट हिज थॉट, कि आप अपनी भाषा में अपने विचारों को कैसे किसी दूसरे को व्यक्त करते हैं। यही सर्वाधिक उपयुक्त परिभाषा है अंतर्व्यक्तिक कौशल, एप्रोप्रिएट डेफिनेशन है इंटरपर्सनल स्किल की। बाकी ऑप्शन क्या है, हाउ डज़ अ पर्सन प्रेजेंट हिज वर्क, एक व्यक्ति अपने कार्य को किस तरीके से प्रस्तुत करता है। हाउ डज़ अ पर्सन इंटरेक्ट विद हिज सबऑर्डिनेट, एक व्यक्ति अपने अधीनस्थों से किस प्रकार अंतःक्रिया करता है। हाउ आर इंडिविजुअल्स इन वन इंस्टीट्यूशन रिलेटेड टू अदर्स, एक संस्थान में एक व्यक्ति दूसरे से किस प्रकार संबंधित है। ये पार्ट ऑफ इंटरपर्सनल स्किल्स हो सकते हैं, लेकिन एप्रोप्रिएट डेफिनेशन नहीं है सबसे ज़्यादा। तो सबसे पहला आंसर इसका सही है, हाउ डज़ अ पर्सन कम्युनिकेट हिज थॉट्स, कैसे अपनी बातों को आप रखते हैं। संप्रेषण में किस का नियम किस अर्थ में प्रयुक्त होता है, इन विच सेंस ऑफ द रूल ऑफ किस यूज इन कम्युनिकेशन। तो इसमें हम कह सकते हैं, इसका क्या होगा, 17 का डी होगा, इस 17 का, टू प्रेजेंट समथिंग इन अ सिंपल एंड कंसाइज मैनर। हाँ हाँ, यही सही होगा। तो बेसिकली क्या है कि किसी भी चीज़ को सिंपल और कंसाइज मैनर में आप कितने अच्छे तरीके से किसी बात को सरल और संक्षिप्त तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं, तो यही है कम्युनिकेशन में किसके नियम का अर्थ। बाकी क्या ऑप्शन है, टू एक्सप्रेस समथिंग इन अ कॉम्प्लेक्स वे, किसी भी बात को जटिल रूप में व्यक्त करना, ये तो कम्युनिकेशन में भी नहीं होना चाहिए। दूसरा, टू से समथिंग इन अ
राउंड अबाउट वे, किसी बात को गोल मटोल बना करके कहना, तो गोल मटोल कर रहे हो आप, मुद्दे से भाग रहे हो बेसिकली, तो ये भी नहीं होना चाहिए। तीसरा है टू एक्सप्रेस समथिंग इन सिंबॉलिक फॉर्म, किसी बात को सांकेतिक रूप में व्यक्त करना, तो आप प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हो, सांकेतिक रूप में व्यक्त कर रहे हो, डबल मीनिंग भी कर सकते हो आप, ऐसी भी चीज़ें होती हैं। अगला क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी कंसीडर्ड एज एन एलिमेंट ऑफ इंटरपर्सनल स्किल, तो निम्नलिखित में से किसे अंतर्व्यक्तिक कुशलता का तत्व नहीं माना जाता या नहीं माना जाएगा, तो इसमें है टू कंप्लेन, शिकायत करना, तो शिकायत करने को अंतर्व्यक्तिक कुशलता का तत्व नहीं माना जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी कंसीडर्ड एज एन एलिमेंट ऑफ इंटरपर्सनल स्किल। बाकी क्या है जो माने जाएंगे इंटरपर्सनल स्किल के एलिमेंट, वो है इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी, प्रभावशाली व्यक्तित्व, फिर स्माइल, मुस्कुराहट, एक्टिव लिसनिंग, क्रियाशील श्रवण, तो ये सब माने जाएंगे। तो कोई व्यक्ति मुस्कुरा करके बात कर रहा है या फिर बातचीत के दौरान सही समय पर मुस्कुरा रहा है, तो वो एक इंटरपर्सनल स्किल का एलिमेंट होगा। एक्टिव लिसनिंग, ध्यान से सुन रहा है, क्रियाशील श्रवण कर रहा है, तो वो भी इंटरपर्सनल स्किल का एलिमेंट है। इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी है, जैसे बहुत बड़ा आदमी है, प्रधानमंत्री मोदी है, उसकी बात दुनिया के लोग सुनते हैं, प्रभावशाली व्यक्तित्व है, तो उसमें भी आपका एक तरीके से एलिमेंट होगा इंटरपर्सनल स्किल का। लेकिन शिकायत करना नहीं होगा, टू कंप्लेन, ये इंटरपर्सनल स्किल का पार्ट नहीं होगा कि आप हमेशा शिकायत ही करते रहते हैं, कुछ ना कुछ बड़बड़ाते ही रहते हैं, तो वो एक कंप्लेन करना अंतर्व्यक्तिक कुशलता का तत्व नहीं माना जाएगा। अगला प्रश्न है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज कॉल्ड, अंतर्व्यक्तिक संप्रेषण इंट्रापर्सनल है, ये इंट्रापर्सनल ध्यान दीजिएगा, अंतराव्यक्तिक है, अंतर्व्यक्तिक नहीं, अंतराव्यक्तिक कम्युनिकेशन क्या कहलाता है, तो अंतराव्यक्तिक कम्युनिकेशन कहलाता है स्वयं से किया गया वार्तालाप, सेल्फ टॉक। इंटरपर्सनल किसी दूसरे से की गई बात, अंतर्मन में आप बात कर रहे हो, तो वो अंतराव्यक्तिक हो गया, व्यक्ति खुद से ही बात करता है। जैसे इंटर स्टेट होता है और इंट्रा स्टेट होता है, इंटर स्टेट में एक स्टेट से दूसरे स्टेट की बात होती है, इंट्रा स्टेट में एक स्टेट के अंदर की ही बात होती है। वैसे ही यहाँ पर इंट्रा पर्सनल है, खुद से ही बात कर रहा है इंसान, तो स्वयं से किया गया वार्तालाप आता है इसमें। बाकी के ऑप्शन है जो गलत है, कन्वर्जेशन विद अ पर्टिकुलर पर्सन, किसी व्यक्ति विशेष से किया गया वार्तालाप, ग्रुप कन्वर्जेशन, सामूहिक वार्तालाप, तो ये सब नहीं होंगे, पहला सही है। डिस्क्लोजर ऑफ अ पर्सनल और नॉन पर्सनल इंफॉर्मेशन इन अ सीनियर जूनियर रिलेशनशिप इज कॉल्ड, वरिष्ठ कनिष्ठ संबंध में व्यक्तिक और गैर व्यक्तिक सूचना का प्रकटन क्या कहलाता है, तो ये इनफॉर्मेलिटी कहलाता है, अनौपचारिकता कहलाता है। बाकी क्या है, खुलापन, ओपननेस, निकटता, क्लोजनेस, सहभागिता, शेयरिंग। अंतर सांस्कृतिक संचार होता है जब इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन अकर्स when people with different cultural beliefs, values and practices communicate with each other, जब भिन्न भिन्न सांस्कृतिक मान्यताओं, मूल्यों और तौर तरीकों वाले लोग आपस में संचार करते हैं तभी होता है। तो सीधी सी बात है, इंटरकल्चरल है, तो इंटरकल्चरल मतलब एक कल्चर से दूसरे कल्चर में, जैसे हिंदू मुस्लिम है, व्हेन पीपल ऑफ डिफरेंट कल्चरल बिलीव्स, है ना, हिंदू मुस्लिम हो गया, सिख हिंदू हो गया, या फिर क्रिश्चियन हिंदू हो गया, ये सारी चीज़ें, तो डिफरेंट कल्चरल बिलीव्स, वैल्यूज़, प्रैक्टिसेस कम्युनिकेट विद ईच अदर। बाकी के ऑप्शन है देख लेते हैं, ये बाकी के 3 ABC गलत हैं। पहला है डिस्प्यूट अराइज ड्यू टू डिफरेंट कल्चरल बिलीव्स, विभिन्न सांस्कृतिक मान्यताओं के चलते विवाद उत्पन्न हो, तो विवाद की तो बात ही नहीं है यहाँ पे। इंट्रा कल्चरल कम्युनिकेशन अकर्स व्हेन, तो ज़रूरी थोड़ी ना विवाद की कोई बात ही हो, फिर ये वाला तो गलत है सरासर। दूसरा है व्हेन पीपल ऑफ डिफरेंट एथनिक बैकग्राउंड्स मीट और इंटरेक्ट विद ईच अदर, तो डिफरेंट एथनिक बैकग्राउंड एक ही धर्म के हो सकते हैं, है ना, जैसे PVTGs ट्राइब्स होती हैं, हिंदू धर्म में STs में आ जाती हैं, SC में भी कुछ आ जाते हैं, तो SC ST OBC में जो अदर बैकवर्ड क्लासेस होती हैं, फिर जो अपर क्लास होती है, तो ये सारी क्या चीज़ें, डिफरेंट एथनिक बैकग्राउंड्स हो गए। वो जब बातचीत करते हैं, मीट करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, एक शादी भी होती है उनके बीच में, बहुत सारे लोगों के बीच में, तो वो क्या है, अंतर सांस्कृतिक नहीं हो गए, वो अंतरा सांस्कृतिक हुए, इंट्रा कल्चरल होगा, एक ही कल्चर के अंतर्गत होगा वो। तो ये वाला समझ में आ गया होगा कि क्यों नहीं होगा।
फिर तीसरा है व्हेन मैन वीमेन चिल्ड्रन एंड ट्रांसजेंडर पीपल गैदर टुगेदर इन सेमिनार और कॉन्फ्रेंस, जब पुरुष महिलाएं बच्चे और ट्रांसजेंडर वाले लोग एक सेमिनार अथवा सम्मेलन में एक साथ जुटते हैं। तो अंतर सांस्कृतिक संचार नहीं कहलाता ये एक कल्चरल इवेंट हो सकता है, सांस्कृतिक संचार हो सकता है, उसमें अंतर अंतरा का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि इसमें हम ये नहीं बता रहे कि वो जो पर्सन है वो किस रिलीजन से बिलोंग करता है, और ये भी नहीं बताया गया यहाँ पे तो कि कौन सी एथनिसिटी से बिलोंग करता है। तो एथनिक बैकग्राउंड भी नहीं बताया गया, ना कल्चरल बैकग्राउंड बताया गया उसका, मतलब उसका ऐसा भी नहीं कि धर्म बता रहे हो आप, ना ही उसकी जाति बता रहे हो, ना उसका रीजन बता रहे हो, केवल डिवाइड किस में कर रहे हो आप, मैन वीमेन चिल्ड्रन एंड ट्रांसजेंडर में। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला है कम्युनिकेशन इज कंसीडर्ड अ कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी बिकॉज ऑफ दिस whenever two individuals or two mediums interact there is always a problem which of the following would not be considered a communication barrier in interpersonal communication skill। संप्रेषण को एक जटिल गतिविधि माना जाता है, इस वजह से जब कभी दो व्यक्ति या दो माध्यम परस्पर अंतःक्रिया करते हैं तो हमेशा समस्या होती है। इनमें से किस किस को अंतर्व्यक्तिक संप्रेषण कौशल में संप्रेषण बाधक नहीं माना जाएगा? तो किस किस को नहीं माना जाएगा? तो इसमें डिफरेंस इन एजुकेशनल लेवल, शैक्षिक स्तर में अंतर को नहीं माना जाएगा। हाँ, तो सीधी सी बात है कि आप किसी से बातचीत कर रहे हो तो कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है, कम्युनिकेशन को हम मानते हैं एक कठिन एक्टिविटी, और इसकी वजह से जब दो इंडिविजुअल है, दो व्यक्ति बातचीत कर रहे हैं, तो किसी दो मीडियम में बातचीत कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो हमेशा देयर इज़ ऑलवेज अ प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी कंसीडर्ड कम्युनिकेशन बैरियर इन इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स? तो ज़रूरी नहीं है डिफरेंस इन एजुकेशनल लेवल, हम यहाँ पे पढ़े लिखे और बेपढ़े लिखे की बात नहीं कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं एजुकेशनल लेवल पे डिफरेंस की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये भी हो सकता है कि किसी ने मैथमेटिक्स की पढ़ाई की हो, किसी ने साइंस की पढ़ाई की हो, किसी ने इंजीनियरिंग की हो, किसी ने कुछ किया हो। तो हर व्यक्ति का एजुकेशनल बैकग्राउंड भी डिफरेंट हो सकता है, कोई मेडिकल फील्ड में हो सकता है, कोई इंजीनियरिंग के फील्ड में हो सकता है, कोई आपकी दूसरी फील्ड में भी हो सकता है। तो उस चीज़ की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो डिफरेंस इन एजुकेशनल लेवल, बेपढ़ा लिखा और पढ़ा लिखा भी हो सकता है। तो ये चीज़ कम्युनिकेशन के लिए बैरियर नहीं है। कम्युनिकेशन, आपको बात जो बताई गई किसी व्यक्ति के द्वारा आपको समझ में आई और आप उसका उत्तर दे पा रहे हो कि आपको समझ में आई वो बात, तो वो एक कम्युनिकेशन पूरा हो रहा है। वहाँ पर फीडबैक जब प्रॉपर मिल रहा है तो कम्युनिकेशन पूरा हो रहा है। बाकी के ऑप्शन है डिफरेंस बिटवीन परसेप्शन एंड लैंग्वेज, बोध और भाषा में अंतर, ये तो नहीं होगा। वीक लिसनिंग स्किल, कमज़ोर श्रवण कौशल, ये भी नहीं होगा। और इमोशनल इंटरफेरेंस, भावनात्मक दखलंदाजी और हस्तक्षेप, ये भी नहीं होगा। तो इसमें ये कह रहे हैं कि इसमें बाकी के ये सब बैरियर होंगे और इंटरपर्सनल स्किल में केवल एक बैरियर नहीं है, डिफरेंस इन एजुकेशनल लेवल। वीक लिसनिंग स्किल्स बैरियर है, इमोशनल इंटरफेरेंस एंड इंटरफेरेंस मतलब भावनात्मक दखलंदाजी और हस्तक्षेप बैरियर है। और डिफरेंस बिटवीन परसेप्शन एंड लैंग्वेज, बोध और भाषा में अंतर भी एक बैरियर है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स में। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको देख लिया हमने। अगला है स्टैंडर्ड लीनियर मॉडल ऑफ ट्रांसमिशन इज़ गिवन बिलो। तो इसमें दिया है सूचना है, संदेश है, संदेश जा रहा है ट्रांसमीटर के थ्रू, सिग्नल गया माध्यम की तरफ, मीडियम की तरफ, मीडियम से फिर सिग्नल प्राप्त हुआ रिसीवर को, और रिसीवर ने संदेश भेज दिया गंतव्य को, फिर वहाँ से आपका फीडबैक चला जाएगा। When a message or information is sent from a real source to a receiver, in which medium is it likely to get lost, distorted or changed? जब कोई संदेश या सूचना एक वास्तविक स्रोत से रिसीवर को भेजी जाती है तो किस माध्यम में इसके भटकने, विकृत होने अथवा बदलने की संभावना होती है? तो सीधा सा है कि बीच के माध्यम में हो सकती है। तो जैसे चैनल है, मीडियम और चैनल में ऐसा कुछ हो सकता है, गड़बड़ हो सकती है। अब देखो, संदेश है, हमने यहाँ से कोई चिट्ठी लिख करके भेजी, तो हमने तो प्रॉपर लिखी है। जैसे एक पार्सल की बात कर लेते कि मेरा पार्सल आना है कहीं से, मैं गया सपोज दैट न्यू दिल्ली में मैंने एक फ्रिज देखा या एक कोई चीज़ देखी, मैंने अपने सामने उसको पैक कराया
और उसको पैक करा के उसको वीडियो कॉन्फ्रेंस में अपने भाई को अपनी जगह पे दिखा दिया, वो कहीं और पर है, गुड़गांव में है या फिर वो हरियाणा में है या जम्मू कश्मीर में है, कहीं पर है वो। तो उसको हमने बता दिया कि भाई ये पार्सल यहाँ से आएगा, तो कोरियर वाले को ये भी भेज दिया कि इस कोरियर से आएगा। तो हमने कोरियर को पैक करा के भेज दिया। अब वो घर पर रिसीव हुआ, तो घर पर रिसीव हुआ तो उसमें उसकी जगह कुछ और निकला। हमने फ्रिज भेजा था, उसकी जगह पत्थर निकले। तो वो क्या है, मीडियम में कुछ गड़बड़ हुई है ना, बीच के मीडियम में। हमने तो सही पैक करवाया, हमने उसको भी, रिसीवर को भी सही बता दिया कि भाई देख लो कि ये चीज़ आने वाली है, लेकिन क्या है, बीच में गड़बड़ हो गई मीडियम साइड में। तो मीडियम और चैनल में क्या हो सकता है, गेट लॉस्ट हो सकता है, डिस्टॉर्ट हो सकता है, चेंज हो सकता है, ऐसा कुछ हो सकता है। बाकी के ऑप्शन है, ट्रांसमीटर है, डेस्टिनेशन है, ये सारी चीज़ें हैं। अगला देख लेते हैं, अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण प्रभावशीलता बढ़ाई जा सकती है। तो ये कौन सा है, 24 नंबर है। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस कैन बी इंक्रीज्ड बाय कीपिंग यूजिंग योर कम्युनिकेशन स्टाइल until you become proficient in it. Always communicate in the same manner as the person interacting with you. Show more generosity in reacting with others. Communicating in a manner opposite to that adopted by the person with whom you are interacting. तो इसमें जो आंसर होगा वो होगा आपका शो मोर जेनरोसिटी इन रिएक्टिंग विद अदर्स, दूसरों के साथ प्रतिक्रिया व्यक्त करने में अधिक उदारता दिखाना। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस कैन बी इंक्रीज बाय। तो सीधी सी बात है, इंटरपर्सनल की बात कर रहे हैं हम, अंतर्वैयक्तिक की कम्युनिकेशन की इफ़ेक्टिवनेस कैसे बढ़ाई जा सकती है, दूसरों के साथ प्रतिक्रिया व्यक्त करने में अधिक उदारता दिखाने में की जा सकती है। ओके, बाकी क्या ऑप्शन है, कीप यूजिंग योर कम्युनिकेशन स्टाइल अंटिल यू बिकम प्रोफिशिएंट इन इट, अपनी संप्रेषण शैली का तब तक प्रयोग करते रहे जब तक कि उसमें दक्ष न हो जाएं। तो इससे प्रभावशीलता नहीं बढ़ाई जा सकती। अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण में अपनी संप्रेषण शैली का तब तक प्रयोग करते रहे जब तक कि उसमें दक्ष न हो जाएं। तो ये आप खुद में आप बदलाव कर रहे हो, सामने वाले में भी बदलाव होना ज़रूरी है ना। तो अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण की, इसमें इंट्रापर्सनल होता तब की बात तो सही थी ये, है ना, इंटरपर्सनल में नहीं सही है। फिर है ऑलवेज कम्युनिकेट इन द सेम मैनर एज द पर्सन इंटरेक्टिंग विद यू, हमेशा उसी तरीके से संप्रेषण करना जिस तरह से आपके साथ अंतर्क्रिया करने वाला व्यक्ति करता है। तो सामने वाला गाली गलौज कर रहा है तो आप भी गाली गलौज करने लगो, या फिर सामने वाला आपको इग्नोर कर रहा है आप भी इग्नोर करने लगो। आप अपनी बात ही नहीं कन्वे कर रहे हो, सबॉर्डिनेट आपका नहीं सुन रहा है तो आप उसके ऊपर गुस्सा करने लगो, या फिर आपका बॉस नहीं सुन रहा है तो आप बॉस पे चिल्लाने लगो। तो वो क्या है, जिस तरीके से सामने वाला कर रहा है उसी तरीके से आप करोगे तो कम्युनिकेशन अच्छा नहीं होगा वो। फिर क्या है, जिस व्यक्ति के साथ आप अंतर्क्रिया कर रहे हैं उसके द्वारा अपनाए गए तरीके के विपरीत तरीके से संप्रेषण करना। विपरीत तो बिल्कुल ही गड़बड़ है, आपसे कोई अच्छी तरीके से बात कर रहा है आप उससे बुरी तरीके से पेश आ रहे हो। कम्युनिकेटिंग इन अ मैनर अपोजिट टू दैट अडॉप्टेड बाय द पर्सन विद whom यू आर इंटरेक्टिंग। तो इसका सबसे सही आंसर होगा शो मोर जेनरोसिटी इन रिएक्टिंग विद अदर्स। अगला देख लेते हैं 25वां, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस। तो कम्युनिकेशन प्रोसेस का पार्ट नहीं है। देखो, मीडियम, ट्रांसमिशन, इन्फॉर्मेशन, ये तो कम्युनिकेशन प्रोसेस के सीधे सीधे पार्ट है। लाइफ वैल्यूज़ एंड विज़न नहीं है पार्ट कम्युनिकेशन प्रोसेस का। तो जीवन मूल्य एवं दृष्टि नहीं है। आगे बढ़ते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर सोशली डिसएडवांटेज पर्सन टू टेक अप्रोप्रिएट डिसीजन। ये वाला हम पहले भी कर चुके हैं। तो इसमें क्या आंसर होगा, ये होगा पैरा परसेप्शन, परानुभूति। ओके, एम्पैथी भी होता है ये पैरा परसेप्शन। बाकी क्या है, एक्सट्रोवर्जन है, बहिर्मुखता है, इमोशनल इनस्टेबिलिटी है, संवेगात्मक अस्थिरता है, पावरलिज्म है, सत्तावादिता है, जिसमें हमने अथॉरिटेरियनिज्म पढ़ा था, पावरलिज्म को। अगला देख लेते हैं, किसी संगठन में अधिकारी तथा अधीनस्थों के मध्य नियमित अंतर्क्रिया का सबसे बड़ा लाभ है। तो क्या है, द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ अ रेगुलर इंटरेक्शन बिटवीन सुपीरियर्स एंड सबॉर्डिनेट्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज़ दैट। तो इसमें होगा इट फैसिलिटेट्स
इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग, यह प्रभावी निर्णय निर्माण को सुगम बनाती है। द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ अ रेगुलर इंटरेक्शन between superior and subordinate in an organization is that it facilitates effective decision making। जब आपका सुपीरियर और आप सबॉर्डिनेट हो तो आपके बीच में एक अच्छा इंटरेक्शन हो रहा है, रेगुलर इंटरेक्शन हो रहा है, तो आपकी डिसीज़न मेकिंग फैसिलिटी इफ़ेक्टिव हो जाती है, डिसीज़न मेकिंग आपकी बढ़िया हो जाती है, आप अच्छी तरीके से मैसेज कन्वे कर पाते हो। लेकिन वही है कि अनबन है दोनों के बीच में, तो आप भी कुछ चीज़ें नहीं बताते हो, छुपा जाते हो, सामने वाला भी कुछ चीज़ें आपसे ज़्यादा बोल देता है, तो वो ऊपर नीचे होता रहता है उसमें। बाकी क्या ऑप्शन है वो देख लेते हैं। इट गिव्स सेटिस्फैक्शन टू द सबॉर्डिनेट्स, ये अधीनस्थों को संतुष्टि प्रदान करती है, ये नहीं होगा। इट डिक्रीजेज ग्रुप रिलेशन, ये समूह में संबंधों को घटाती है, समूह संबंधों को घटाती है, भी नहीं होगा। इट डिमोरलाइज द सबॉर्डिनेट्स, या अधीनस्थों को हतोत्साहित करती है, भी नहीं होगा। अगला है इरेशनल डिसीजन टेकन इन हाई कन्फर्मिटी ग्रुप आर कॉल्ड। तो इरेशनल डिसीजन इन हाई कन्फर्मिटी ग्रुप, तो इसका क्या होना चाहिए, इसका होगा ग्रुप थिंकिंग। सीधी सी बात है, उच्च अनुरूपता समूह में लिए गए अतार्किक निर्णय कहलाते हैं। ग्रुप में क्या होता है, हर तरीके का इंसान मिलता है आपको ग्रुप डिस्कशन में या ग्रुप थिंकिंग में। तो उसमें कोई हो सकता है कोई बहुत अच्छा बोलता हो, या कोई बहुत अच्छा सोचता हो, कोई बिल्कुल नहीं सोच पाता हो, कोई चाइल्डिश बिहेवियर शो करता हो, बच्चों के तरीके से बातें करता हो। तो वो हर तरीके की थिंकिंग आएगी वहाँ पे, कुछ तर्क आएंगे, कुछ कुतर्क आएंगे, कुछ अतार्किक चीज़ें होंगी। तो इसमें उच्च अनुरूपता समूह में, हाई कन्फर्मिटी ग्रुप में अतार्किक निर्णय जो लिए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, इरेशनल डिसीजन जो लेके लिए जाते हैं वो ग्रुप थिंकिंग कहलाते हैं। सृजनात्मकता क्रिएटिविटी में क्या होगा, तार्किक होगा। सीधी सी बात है, क्रिएटिविटी आप कर रहे हो, किसी चीज़ को बढ़िया बनाने की कोशिश कर रहे हो, उससे बेहतर बनाने की चीज़ें कर रहे हो, या कुछ नया लाने की कोशिश कर रहे हो, तो क्रिएटिविटी है। अनौपचारिकता इनफॉर्मेलिटी में क्या कर रहे हो आप, इनफॉर्मल हो आप, किसी चीज़ में इनफॉर्मेलिटी है तो आप आसानी से चीज़ों को कर पा रहे हो। फॉर्मल में है कि आपको टू द पॉइंट करनी है, इनफॉर्मल में आप घुल मिल करके काम कर रहे हो। साइकोलॉजिकल विजिलेंस, मनोवैज्ञानिक सतर्कता, साइकोलॉजी आपकी क्या है, देखो आप हाई कन्फर्मिटी ग्रुप में हो और इरेशनल डिसीजन ले रहे हो, तो ग्रुप थिंकिंग आ रही है आपकी। लेकिन अगर ऐसा कुछ होता कि आप तार्किक निर्णय ले रहे हो, तो उसमें मनोवैज्ञानिक सतर्कता आपको रखनी ही पड़ेगी, कि आपको ये सोच विचार करके निर्णय लेना पड़ेगा, तभी तर्क आएगा। आगे बढ़ते हैं। विच मेथड ऑफ डिसीजन मेकिंग इज़ मोस्ट यूज़फुल, निर्णय लेने की कौन सी पद्धति सबसे उपयोगी है। तो असर्टिव है, सबसे ज़्यादा दृढ़तापरक होना है, सीधी सी बात है इसमें। बाकी जो गलत है, इनएक्टिव, निष्क्रिय, एग्रेसिव, आक्रामक, पैसिव एग्रेसिव, निष्क्रिय, आक्रामक, ये क्या है, डिसीजन मेकिंग में अच्छा नहीं है, कहीं भी अच्छा नहीं है। ज़्यादा एग्रेसिव होना भी बुरी बात है, इनएक्टिव होना तो होता ही बुरा है, कि आप पढ़े हो कुछ नहीं करे, इनएक्टिव हो, कहीं पे जाते हो, ऑफिस जाते हो, बस कोई काम धाम नहीं करते हो, तो वो क्या है, इनएक्टिव हो आप। ना तो ऑफिस को उसका लाभ हो रहा है, आपकी ज़िंदगी में भी कुछ क्रिएटिव नहीं, कोई सार ही नहीं है, कोई क्रिएटिविटी ही नहीं है ज़िंदगी में। पैसिव एंड एग्रेसिव दोनों हो आप, निष्क्रिय भी हो, आक्रामक भी हो, मतलब आप कुछ काम धाम भी नहीं करते हो, और आपको कोई कुछ काम करने को कहते हैं तो एकदम से एग्रेसिव हो जाते हो, तो वो भी क्या है, वो भी निरर्थक है निर्णय लेने में वो। तो सबसे बढ़िया चीज़ है दृढ़तापरकता, असर्टिव, कि आगे आकर के काम कर रहे हो, आगे बढ़ करके आप चीज़ों को कर रहे हो, दृढ़तापरक हो आप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्वॉल्व इन क्लासरूम कम्युनिकेशन, कौन सा क्लासरूम कम्युनिकेशन कक्षागत संप्रेषण में सम्मिलित नहीं है। इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन, अप्रत्यक्ष संप्रेषण नहीं होना चाहिए, तो इसमें इनफॉर्मल कम्युनिकेशन नहीं होगा, अनौपचारिक संप्रेषण नहीं होगा, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ठीक। इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन हो सकता है, इनफॉर्मल नहीं होगा। सीधी सी बात है, आप क्लास में हो तो क्लास में टीचर होगा और स्टूडेंट्स होंगे, बच्चे होंगे, क्लास के बाहर की बात नहीं कर रहे, क्लास के अंदर की बात कर रहे हैं, क्लासरूम कम्युनिकेशन की। तो इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन हो सकता है वहाँ पर। फॉर्मल कम्युनिकेशन होगा टीचर और स्टूडेंट के बीच में। साइलेंट कम्युनिकेशन होगा, बच्चे ध्यान से सुन रहे होंगे टीचर की बातें, साइलेंट होकर टीचर कुछ पूछेगा तो बच्चे को अगर नहीं आता है तो चुप बैठेगा, ज़बरदस्ती नहीं बोलेगा। और अगर उसने हाथ खड़ा किया है और हाथ खड़ा करने के बाद वो कुछ बोल नहीं रहा है, या कुछ गलत चलत बातें बोल रहा है, तो क्या है, वो अलग प्रकार का कम्युनिकेशन है। तो उसमें टीचर
इनडायरेक्टली सभी बच्चों को बताते हुए, उसको डायरेक्टली डांटते ना हुए सभी बच्चों को बताते हुए ये कह सकता है, उसको समझा सकता है कि इस तरीके से नहीं खड़े हुआ जाता है। तो वो क्या है, इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन हो गया, डायरेक्ट नहीं है। या फिर जैसे सारे बच्चों को होमवर्क दिया गया है, अब टीचर ने कहा कि होमवर्क करके लाना है, अगले दिन एक बच्चे की पिटाई कर दी, तो सारे बच्चे सतर्क हो जाएंगे जो होमवर्क नहीं करके लाए होंगे, तो कि अगली बार से होमवर्क करके लाएंगे तो पिटाई नहीं होगी। तो वही चीज़ है कि इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन हो गया ये। फिर बाकी जो डायरेक्ट कम्युनिकेशन, वैसे पिटाई नहीं करनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगा रखा है, लेकिन एक तरीके से समझाने के लिए आपको समझा रहा हूँ। तो साइलेंट कम्युनिकेशन कब है, टीचर अगर किसी चीज़ को नहीं बता रहा है, साइलेंट है, और वो किसी चीज़ को नहीं बताना चाहते हैं और बच्चे समझ रहे हैं, तो वे साइलेंट कम्युनिकेशन है। या फिर टीचर पीपीटी में आपको किसी चीज़ को इंगित करा रहा है, ना बच्चे बोल रहे हैं ना टीचर बोल रहा है, केवल आप पढ़ रहे हो, सामने लिखा हुआ है, वहाँ पे भी एक साइलेंट कम्युनिकेशन है, बच्चे नोट डाउन कर रहे हैं उसको, है ना। टीचर उसको दिखा रहा है, आपको ब्लैक बोर्ड में दिखा रहा है, वाइट बोर्ड में दिखा रहा है, या प्रोजेक्टर में दिखा रहा है, वो आपको प्रदर्शित कर रहा है। तो समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। फॉर विच पर्पज़ सर्कुलर कम्युनिकेशन इज़ बेस्ट सूटेड। तो मेंबर सेटिस्फेक्शन के लिए सबसे बढ़िया होता है, सीधी सी बात है। तो बाकी क्या ऑप्शन है, मेंबर डिससेटिस्फैक्शन, सदस्य असंतुष्टि, एफिशिएंट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, सक्षम निर्णय प्रक्रिया। तो सर्कुलर कम्युनिकेशन में ऐसा नहीं है। और एफिशिएंट ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचनाओं के सक्षम अंतरण, इसमें भी नहीं है। कुछ ऐसे स्टार टाइप ऑफ कम्युनिकेशन जो होता है ना, जैसे सूरज की किरणें होती हैं, वहाँ पर एफिशिएंट डिसीजन मेकिंग होती है। और जैसे आपका ग्रुप डिस्कशन जो होता है, उसमें क्या है, ग्रुप थिंकिंग आती है, मेंबर सेटिस्फेक्शन ग्रुप थिंकिंग होती है। सर्कुलर टाइप ऑफ कम्युनिकेशन में क्या है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, वो सर्कुलर टाइप ऑफ कम्युनिकेशन है, ग्रुप थिंकिंग हो रही है वहाँ पे। तो सीधी सी बात है, ग्रुप थिंकिंग होगी तो मेंबर सेटिस्फेक्शन देखा जाएगा कि सभी संतुष्ट हैं कि नहीं है किसी कार्य को करने के लिए। मीटिंग हो रही है तो मीटिंग में मेजॉरिटी का वोट लिया जाता है कि आपने मेजॉरिटी से किसी चीज़ को पास किया तो ये सही है, तो मेंबर सेटिस्फेक्शन हो रहा है। बाकी एफिशिएंट ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन कब होगा, कि जब आप पर्टिकुलर चीज़ में फीडबैक भी दो। आप जैसे टॉप टू डाउन, बॉटम टू अप एंड अप टू डाउन जो कम्युनिकेशन हो रहा है, या ट्रांसवर्स कम्युनिकेशन, डायगोनल कम्युनिकेशन हो रहा है, वन डायरेक्शन कम्युनिकेशन हो रहा है, मल्टी डायरेक्शन कम्युनिकेशन हो रहा है, तो वहाँ पे इफ़ेक्टिवनेस आ रही है कि आपकी एक जिम्मेदारी बन रही है। यहाँ पे क्या है कि ग्रुप डिसीज़न हो रहा है, लोगों को वोटिंग के आधार पर देखा जा रहा है कि कितने परसेंट लोग हमारी बातों से सहमत है, कितने नहीं हैं सहमत, तो यहाँ पे परसेंटेज देखा जा रहा है। तो सर्कल कम्युनिकेशन में ये चीज़ नहीं देखी जा सकती कि आप एफिशिएंट डिसीजन मेकिंग कर पा रहे हो कि नहीं, एफिशिएंट ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन हो पा रही है कि नहीं, लेकिन मेंबर सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, ये सबसे ज़रूरी है। बाकी चीज़ें होती हैं लेकिन सबसे ज़रूरी मेंबर सेटिस्फेक्शन है। आगे बढ़ते हैं। हियरिंग कैन बी बेस्ट डिफाइन एज, जो सुनना होता है, आप सुनने की सर्वाधिक अच्छी तरीके से परिभाषित कैसे कर सकते हैं, तो हम कर सकते हैं फॉरवर्डिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन ट्रांसमिटेड, संचरित की गई सूचना को अग्रसारित करना। तो बेसिकली यही है कि जो हमने अगर कोई चीज़ सुनी है और उसको हम क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं सुनी हुई चीज़ को। फॉरवर्डिंग द ऑफ द इंफॉर्मेशन ट्रांसमिटेड, तो हम आगे बढ़ा रहे हैं, मतलब प्रतिपुष्टि दे रहे हैं उसको, फीडबैक दे रहे हैं, आगे बढ़ाने का मतलब यही तो हुआ, फीडबैक देना। तो वही चीज़ है यहाँ पर, हियरिंग कैन बी बेस्ट बी डिफाइंड, मतलब एक सेंडर ने इंफॉर्मेशन दी, रिसीवर ने रिसीव करी, और एक फीडबैक सेंडर को भेज दिया कि हमें रिसीव हो गई, हमें समझ में आ गया, वही चीज़ है ये। बाकी क्या ऑप्शन है, आप फिजियोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ डिकोडिंग, कूटवाचन की दहक प्रक्रिया के रूप में, गलत है। अ प्रोसेस यूज टू मेक सेंस ऑफ वॉट वी हियर इन द फॉर्म ऑफ, जो हम सुनते हैं उसका अर्थ निकालने में प्रयुक्त एक प्रक्रिया है के रूप में। हम अर्थ निकाल लें, लेकिन अर्थ निकालने के बाद हम उसकी प्रतिपुष्टि भी तो करेंगे। तो सबसे अच्छा ये अच्छा है, लेकिन इससे भी अच्छा क्या है, संचारित की गई सूचना को अग्रसारित करना, आगे बढ़ाना। जैसे कि है कि आपको टीचर ने कुछ सिखाया, तो आपके गुरु ने आपको कुछ सिखाया, तो आप उसी चीज़ को और लोगों को सिखाओ। एक चीज़ ये हो सकती है, या अपने गुरु को ये बताओ कि मुझे आ गया, मैंने सीख लिया ये जो आपने मुझे सिखाया, तो आप उसको बजा के दिखा सकते हो, सुना सकते हो, जैसे म्यूज़िक की बात हो रही है। तो एक तरीके की ये हो गई।
दूसरा फॉरवर्डिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन ट्रांसमिटेड, दूसरा ये हो सकता है कि हमने जो विद्या सीखी वो हम आने वाली अगली पीढ़ियों को सिखाएं, तो वो दूसरी चीज़ हो गई। दोनों चीज़ें यहाँ पे अप्लाई होती हैं। लास्ट वाला क्या है जो गलत है, संचरित की गई सूचना का प्रत्यावहन करना, रिट्रीवल ऑफ ट्रांसमिटेड इन्फॉर्मेशन। रिट्रीवल किया जाता है, रिट्रीवल ऑफ द ट्रांसमिटेड, ये सही होता है, लेकिन सबसे अच्छा क्या विकल्प है, फॉरवर्डिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन ट्रांसमिटेड। रिट्रीवल क्या है कि आपने ये एक पहले की प्रोसेस है, रिट्रीव हो गया मैसेज। जैसे क्या हुआ कि हमने मैसेज भेजा सेंडर की तरफ से, रिसीवर ने उसको क्या किया, रिट्रीव किया, तो रिट्रीवल ऑफ द ट्रांसमिटेड इन्फॉर्मेशन, डिकोड कर लिया, रिट्रीव कर लिया, ये अभी पूरी प्रक्रिया नहीं हुई। अगला क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय गिविंग फीडबैक, प्रतिक्रिया देने से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, इसमें होगा कंफर्मिंग योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैसेज, एक संदेश के प्रति अपनी समझ की पुष्टि करना। पुष्टि करना यहाँ पे आ ही गया, तो यहाँ पे फीडबैक सीधा सीधा आ गया। अगला क्या है, चलिए इसके बाकी के ऑप्शन देख लेते हैं क्यों गलत है। फोकस ऑन अ स्पेसिफिक वॉइस और मैसेज, एक विशिष्ट आवाज़ या संदेश पर ध्यान केंद्रित करना, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता। ये तो आप केवल क्या कर रहे हो, बीच की प्रोसेस में हो, सेंडर और रिसीवर के बीच में हो, आप किसी भी विशेष आवाज़ पर फोकस कर रहे हो या विशेष मैसेज पर फोकस कर रहे हो। अभी आप क्या कर रहे हो, डिकोड करने की कोशिश कर रहे हो। फिर क्या है, आपका ध्यान खींचने वाली आवाज़ों को छांटना, फिल्टरिंग आउट नॉइसेस दैट डिस्ट्रैक्ट योर अटेंशन। ये भी मीडियम के बीच की है ये कहानी, मतलब सेंडर ने जब रिसीवर को कोई मैसेज भेजा तो जो बीच में मीडियम होगा वहाँ पे नॉइसेज आती हैं सारी, जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं। फिर है संदेशों को अर्थ प्रदान करना, गिविंग मीनिंग टू मैसेज। अब अर्थ प्रदान कर रहे हो तो बेसिकली आप रिट्रीव कर रहे हो, डिकोड कर रहे हो यहाँ पर, तो यहाँ पे फीडबैक नहीं आया कहीं पर, फीडबैक तीसरे वाले में आ रहा है। इसमें अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ टाइप ऑफ हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, क्षैतिज संप्रेषण का प्रकार है। लेटरल कम्युनिकेशन, सीधी सी बात है, पार्श्विक संप्रेषण, समकक्ष अधिकारियों के बीच में ये होता है। न्यूट्रल कम्युनिकेशन, तटस्थ है, आप किसी चीज़ में कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे हैं, कोई चीज़ पड़ी है तो वैसे ही है, आप अपना काम नॉर्मली कर रहे हो, तो वो न्यूट्रल है, आप किसी चीज़ के पक्ष में नहीं है और विपक्ष में नहीं है। फिर डाउनवर्ड आपको पता ही होगा, ऊर्ध्वगामी जो संप्रेषण होता है, जो आप सबॉर्डिनेट से काम करवाते हो, आप ऑफिसर हो, सबॉर्डिनेट से काम करवा रहे हो, कुछ कह रहे हो, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कर रहे हो। अपवर्ड ट्रांसमिशन, अधोगामी संप्रेषण में आप क्या कर रहे हो, अपने बॉस से कुछ बातें कर रहे हो, तो वो हो गया अपवर्ड टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। अधोलिखित में से कौन सा विकल्प शाब्दिक संवाद को इंगित करता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इंडिकेट्स वर्बल कम्युनिकेशन। तो इसमें क्या कर रहा है, प्रोफेसर शर्मा डिलीवर्ड हिज लेक्चर इन द क्लास, प्रोफेसर शर्मा ने अपना व्याख्यान कक्षा में दिया, तो यही कर रहा है बेसिकली। बाकी क्या है, प्रोफेसर वर्मा गेव हिज मैसेज टू द स्टूडेंट्स थ्रू मोबाइल, तो मैसेज दे रहे हैं, मैसेज टाइप करके लिख रहे हैं, तो वो अलग चीज़ हो गई। प्रोफेसर वर्मा ने अपना संदेश मोबाइल द्वारा छात्रों को दिया, तो मैसेज लिखने की प्रोसेस ही अलग होती है। जब मोबाइल से आप लिख करके कुछ भेज रहे हो तो वो आपका डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं है, वो बच्चा उसको पढ़ेगा, तो एक इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन है। या फिर आप ये कह सकते हो कि रीडिंग है, तो रीडिंग इज़ अ वन वे कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का ही पार्ट नहीं है रीडिंग। अगर वो कम्युनिकेट आपसे कर रहा है मीडिया में बीच में मोबाइल, तो वो आपका कम्युनिकेशन एक एक्स्ट्रा प्रोसेस के थ्रू गुजर रहा है। फिर आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या जूम मीटिंग ले रहे हो, तो भी आप कह सकते हो कि एक जो लेक्चर है आपका वो वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट है, क्योंकि आप हो, बच्चा है सामने, बच्चा आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, आप क्वेश्चन का जवाब दे रहे हो, या आप कोई क्लास ले रहे हो और सारे बच्चे सुन रहे हैं आपकी बातें, और बच्चे वहाँ से क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, ये सारी चीज़ें भी हो सकती हैं। आगे क्या है, द चाइल्ड वॉज क्राइंग टू गेट द मदर्स अटेंशन, माँ का ध्यान खींचने के लिए बच्चा रो रहा था, तो ये भी एक शाब्दिक संवाद नहीं इंगित करता है एक तरीके से, ये अशाब्दिक ही है। जहाँ तक बच्चा रो रहा है, वो कुछ कह नहीं रहा है, माँ को ड्रो करके दिखा रहा है, माँ समझ रही है उसकी बात को, लेकिन वो प्रॉपर मैसेज कन्वे नहीं कर रहा है। फिर चौथा है, दीपक रोट अ लेटर टू अप्लाई फॉर लीव, दीपक ने छुट्टी के लिए एक पत्र लिखा, तो वही पत्राचार जो हुआ, तो ये भी एक कम्युनिकेशन का पार्ट नहीं होगा, क्योंकि ये डायरेक्ट वन टू वन कम्युनिकेशन नहीं है, फेस टू फेस कम्युनिकेशन नहीं है, एक मीडियम के माध्यम से है। कम्युनिकेशन थ्रू जेस्चर इज़ रिलेटेड टू, तो इसका 35वें का हमने कौन सा आंसर देखा, 35वें का ए होगा। 36 की बात कर लेते हैं,
इसमें क्या है, कम्युनिकेशन थ्रू जेस्चर इज़ रिलेटेड टू नॉन वर्बल बिहेवियर, अशाब्दिक व्यवहार से हाव भाव द्वारा संप्रेषण होता है। सीधी सी बात है कि काइनेसिक्स आपको पता है, प्रॉक्सिमिक्स क्या है, पैरा लैंग्वेज क्या है, ये हमने प्रीवियस लेक्चर्स में आपको बता दिया है, इन सबको अच्छे से डिफाइन करके बता दिया है कि क्या चीज़ कौन सी होती है। वैसे आपकी भाव भंगिमा वाली काइनेसिक्स भी होती है, काइनेसिक्स में भी आप ऐसे ही नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करते हो, लेकिन कम्युनिकेशन थ्रू जेस्चर नॉन वर्बल बिहेवियर को शो करता है, बाकी सब तो है ही ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के पार्ट। काइनेसिक्स भी है, प्रॉक्सिमिक्स भी है, पैरा लैंग्वेज भी है। तो ये तीनों पार्ट हैं। पैरा लैंग्वेज में आप क्या करते हो कि पॉजिटिव नेगेटिव में देखते हो कि बॉडी के ऊपर और बॉडी के नीचे के पोर्शन में कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है, तो वो आप उसके हिसाब से कम्युनिकेशन करते हो जैसे। और प्रॉक्सिमिक्स में भी आपको पता है कि आप कम्युनिकेशन सांकेतिक भाषाओं में करते हो। काइनेसिक्स में भाव भंगिमाओं से और हाथ पैर हिला करके कम्युनिकेशन करते हो। तो ये आपका नॉन वर्बल सबसे ज़्यादा इसमें आएगा, सबसे बेहतर तरीके से नॉन वर्बल बिहेवियर। फिर इसके बाद अगला है 37, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। तो इसमें है रीडिंग इंटरटेनिंग नॉवेल्स। तो इसमें रीड कर रहे हो, इसमें कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है आपके साथ, तो वो क्या हो गया, एक फॉर्म नहीं है कम्युनिकेशन की। बाकी क्या है, साक्षात्कार, इसमें इंटरेक्शन हो रहा है, तो ये आपका इंटरव्यू क्या है, एक फॉर्म है कम्युनिकेशन की। डायलॉग सीधा सीधा संवाद ही है, सोशल इंटरेक्शन में इंटरेक्शन आ ही रहा है सामाजिक अंतःक्रिया में, तो ये सब पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन है। सबसे लास्ट हम देख लेते हैं, द लास्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इज़, जो सबसे लास्ट स्टेप है फीडबैक होता है। चलिए, धन्यवाद।